तो वेल दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमए हिंदी साहित्य के फोर्थ सेमेस्टर के सभी पेपर्स के बारे में। यानी कि फोर्थ सेमेस्टर में जो ऑल पेपर रहते हैं, पहला पेपर रहता है आपका आधुनिक हिंदी काव्य और उसका इतिहास, ये पेपर कैसा आता है इसके बारे में। उसके बाद दूसरा पेपर भाषा विज्ञान एवं हिंदी भाषा, तीसरा पेपर हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, और चौथा पेपर कथाकार प्रेमचंद। यहाँ पे चौथा पेपर याद रखना, तीन पेपर का डिस्कस तो मैं करूंगा ही करूंगा। चौथा पेपर ऑप्शनल रहता है, तो जिसने कथाकार प्रेमचंद को लिया होगा वो इस पेपर को देखे, ठीक है। बाकी दोस्तों, इस एक ही वीडियो में आपको चारों पेपर में प्रश्न कैसे बनते हैं ये सब मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, एमए हिंदी साहित्य के एक और नए वीडियो में आपका सहृदय स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं एमए हिंदी साहित्य के चौथे सेमेस्टर के पेपर को, जो कि आपके जून 2025 यानी कि पिछले साल हुआ था। तो इस बार जून 2026 में पेपर कैसा रहने वाला है, ये सारे का सारा डिस्कस मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। तो जून 2025 का ये पहला पेपर है, जिसका विषय था आधुनिक हिंदी काव्य और उसका इतिहास। तो चलिए दोस्तों, पेपर को स्टार्ट करते हैं कि पेपर में आया क्या था। ये सारे के सारे निर्देश रहते हैं, तो ये आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों वस्तुनिष्ठ कुछ खंड दिए गए थे, खंड आ बा सा। तो खंड आ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि विकल्प के तौर पर 5 प्रश्न दिए गए थे। आइए जानते हैं पांचों प्रश्नों को, और इनको तो अपन सॉल्व कर ही सकते हैं। तार सप्तक का दूसरा प्रकाशन अज्ञे जी ने कब किया था? तो ये प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में आया था। तो यहाँ पे तार सप्तक जो क्या है ये आपको बताना है। तार सप्तक एक प्रकार से एक समाचार पत्र है, ठीक है, और इसका प्रकाशन अज्ञे जी ने प्रथम बार कब किया था? ये किया था 1943 में। तो यहाँ पे मैं इसमें लिखता हूं, ठीक है। तार सप्तक का यहाँ पे देखिए, तार सप्तक इसका प्रथम बार यानी कि ये मान लो कि इसका जन्म हुआ था 1943 में, और इसका प्रकाशन हुआ था अज्ञे जी ने 1943 में किया था, ठीक है। और इसके बाद ये है प्रथम बार, और दूसरी बार यानी कि सेकेंड टाइम ये दूसरी बार कब हुआ था? तो 1951 में, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1951। 1943 नहीं लगाना, क्योंकि दूसरा प्रकाशन पूछा है, पहला पूछते तो 1943। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1951। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये प्रश्न काफी ज्यादा, मतलब ये मान लो कि आप लोग, ये कंट्रोवर्शियल प्रश्न था उस समय पे। मेरे प्रश्न पत्र में भी यही प्रश्न आया था, और ये काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल इसलिए भी है क्योंकि मुक्तिबोध एक लेखक का नाम है। देखिए, मुक्तिबोध एक लेखक भी है और मुक्तिबोध एक रचना भी है, ठीक है। अब यदि आप लोग लेखक समझ लेते हैं कि मुक्तिबोध एक जो लेखक है, उनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो उनको इनमें से कोई भी पुरस्कार नहीं दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाता इनमें से कोई नहीं, और जो कि ऑप्शन में भी नहीं है। तो मुक्तिबोध लेखक के लिए तो ये प्रश्न नहीं आया है। मुक्तिबोध एक रचना भी है, ये बात आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। और मुक्तिबोध एक उपन्यास है। यहाँ पे यदि उनको लिखना था मुक्तिबोध उपन्यास, यदि ये लिख देते तो फिर काम बन जाता, ठीक है। बाकी कंट्रोवर्शियल प्रश्न था ये। तो मुक्तिबोध उपन्यास है, जिसको लिखा है जैनेन्द्र कुमार ने, और इस पर जैनेन्द्र कुमार जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साहित्य अकादमी, ठीक है। प्रश्न भी कुछ इस प्रकार से घुमा दिए जाते हैं एमए हिंदी साहित्य में। अगला प्रश्न था, नागार्जुन का जन्म कब और कहां हुआ था? तो यहाँ पे दोस्तों कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि बहुत से लोग, क्योंकि इनकी जो निधन हुआ था वो दरभंगा में हुआ था, और यहाँ पे आप लोग ऑप्शन में यहाँ पे देखना, दरभंगा भी दिया गया है 2 जगह, और 2 जगह मधुबनी। तो मैं आप लोगों को बता दूं, इनका जन्म हुआ था 30 जून 1911 को मधुबनी बिहार में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 30 जून 1911 मधुबनी बिहार। दरभंगा में 1998 में इनकी मृत्यु हुई थी, मतलब इनका निधन हुआ था। ये बात आपको दिमाग में रखनी है। अच्छा, नागार्जुन की यदि कोई रचना की बात करें तो इनकी कोई रचना बता दो। जैसे नागार्जुन ने कोई बेस्ट रचना लिखी है जिस पर इन्हें कोई मतलब पुरस्कार मिला है। अच्छा, आप बताना कमेंट में, नागार्जुन की वो कौन सी रचना है जिस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, ये आपको बताना है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो दोस्तों विकल्प नंबर 4 में जो आया था
वो था भवानी प्रसाद मिश्र की कविता की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो दोस्तों ये बात तो सभी से बन जाता है, ये बहुत ही मतलब लड्डू गोपाल की तरह ये प्रश्न आया, मतलब बहुत ही सरल प्रश्न आया है। उनकी जो भाषा है, कविता की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, सरल एवं सहज भाषा है, गीतात्मक होती हैं, गीत तो मतलब गीत ही रूप में भी लिखते हैं, प्रगतिशीलता एवं मानवतावाद ये उनकी कविताओं में हमें दिखाई देती है। ठीक है, और यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। दोस्तों आप लोग तो जानते हो जो भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं, इनको मतलब इनकी कुछ कविताएं भी हैं जो कि आपके सिलेबस में भी है। एक है गीत फरोश, ये आपको पढ़ लेनी है। एक है सतपुड़ा के घने जंगल, ठीक है, सतपुड़ा के घने जंगल, ये भी आपको पढ़ लेनी है। और एक और कविता है बुनी हुई रस्सियां। तो ये तीनों कविताएं आप लोगों को पढ़नी है। ठीक है, अब बात करते हैं, अंतिम जो ऑब्जेक्ट आया था वो था प्रयोगवाद की प्रमुख विशेषता क्या है। तो ये बात भी आपको दिमाग में रखनी है। जो प्रयोगवाद है, सबसे पहले तो प्रयोगवाद के जो जनक है वो कौन है, तो प्रयोगवाद के जनक है अज्ञे जी। तो प्रयोगवाद की जो विशेषता है वो है नवीनता और प्रयोग। प्रयोगवाद में नवीनता और प्रयोग हमें दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी पे बहुत सारे लोगों ने आंसर लगाया था, जो कि एकदम से गलत है, क्योंकि पारंपरिकता एवं रूढ़िवाद प्रयोगवाद में नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये आंसर बिल्कुल गलत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नवीनता और प्रयोग। तो यहाँ पे हमारा खंड आ वस्तुनिष्ठ प्रश्न समाप्त होते हैं। खंड बा जिसमें है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो कौन कौन से लघु उत्तरीय प्रश्न आए थे आइए जानते हैं। जैसे आया था त्रिलोचन जी का संक्षिप्त जीवन परिचय लिखिए, या इसके अथवा में था धूमिल की काव्यगत विशेषताएं लिखिए। अगला प्रश्न था, देखो यहाँ पे ये अच्छा है कि इकाई 1 से ये प्रश्न है, इकाई 2 से ये प्रश्न है, तो ये आपके लिए सहूलियत है। अगला प्रश्न था दुष्यंत कुमार त्यागी की काव्यगत विशेषताएं लिखिए, या इसके अथवा में था केदारनाथ अग्रवाल के किसी एक काव्य संग्रह की विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। चौथा प्रश्न था रघुवीर सहाय का संक्षिप्त जीवन वृत्त लिखिए, जीवन वृत्त यानी कि जीवन परिचय लिखिए, या इसके अथवा में रघुवीर सहाय की कविता में साहित्य का कौन सा स्वर मुखर है स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है सर्वेश्वर दयाल, ये सारे के सारे लघु उत्तरीय प्रश्न है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जीवन परिचय लिखिए, या इसके अथवा में प्रगतिवादी किन्हीं दो कवियों का जो कवि है उनकी काव्यगत विशेषताएं आपको लिखनी थी। अंतिम जो लघु उत्तरीय प्रश्न था वो था प्रयोगवादी काव्य के उदय के क्या कारण थे, या इसके अथवा में गीत फरोश की साहित्यिक रचनाएं जो साहित्य विशेषताएं हैं वो लिखनी थी। गीत फरोश जो कि भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित एक कविता है। तो यहाँ पे हमारा खंड बा समाप्त होता है। इसके बाद था खंड सा, जिसमें कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न थे। पहला प्रश्न था निम्नांकित पद्यांशों की साप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे पद्यांश दिए गए थे और उनकी अपन को साप्रसंग व्याख्या करनी थी। किंतु हम है द्वीप, हम धारा नहीं, ये नदी के द्वीप जो कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी द्वारा रचित है, उसी से लिया गया है। किंतु हम है द्वीप, हम धारा नहीं है, स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से द्वीप हैं, स्रोत स्विनी है, किंतु हम बहते नहीं क्योंकि बहना रेत होना है, हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं फिक्स कर लेता हूं। चलो, इसके अथवा में भी मतलब यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ से चल रहा है पैर उखड़ेंगे, प्लवन होगा, डहेंगे सहेंगे बह जाएंगे, तो यहाँ तक था। ठीक है, इसकी पूरी आपको साप्रसंग व्याख्या करनी थी। इसके अथवा में भी था जी पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको, पर बाद बाद में अक्ल जगी मुझको। तो ये था। ठीक है, गीत फरोश का था, मतलब ये गीत फरोश का है, गीत बेचना। और यहाँ पे देखिए छायावातोत्तर काल की प्रमुख प्रवृत्तियों का विश्लेषण कीजिए, या इसके अथवा में प्रयोगवादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का स्वउदाहरण विवेचना कीजिए। नौवां प्रश्न था, मतलब अगला प्रश्न था असाध्य बीड़ा कविता की काव्यगत विशेषताएं लिखिए। ब्रह्म राक्षस कविता की काव्यगत जो विधान सुधारण है वो लिखिए। 10वां प्रश्न था नागार्जुन की जो आधुनिक कविता की विशिष्ट है वो निरूपित कीजिए, या इसके अथवा में भवानी प्रसाद मिश्र के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का स्वउदाहरण विवेचना कीजिए। 11वां प्रश्न था निम्न पद्यांशों की साप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो ये पद्यांश आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो यदि आप लोग चाहते हो कि मैं इस जो पेपर है इसका सॉल्यूशन का वीडियो लेके आऊं, तो भी आपको बताना है, कमेंट करना है। ठीक है, ये पद्यांश था और इसके अथवा में देखिए क्या था, यहाँ तक है पद्यांश, पहला पद्यांश है यहाँ तक, और इसके अथवा में है ये वाला पद्यांश।
तो एमए हिंदी साहित्य के चौथे सेमेस्टर के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चौथे सेमेस्टर के पेपर 2 को लेके आए हैं, जिसका विषय है भाषा विज्ञान एवं हिंदी भाषा। तो आपका यदि चौथे सेमेस्टर का पेपर 2 होने वाला है और यही आपका विषय है, तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए कि एग्जाम में प्रश्न कैसे बनते हैं, तो आपको इससे आइडिया लग जाएगा। यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं स्वाध्याय निर्मित नियमित दोनों परीक्षार्थियों के लिए। तो अपन डायरेक्ट सीधे प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपको खंड आ दिया गया था, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे। ठीक है, तो इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को तो अपन हमेशा से ही चर्चा करते हैं, कोई भी वीडियो हो। पहला प्रश्न था, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के मतानुसार जो नेग्रिटो जाति है उसका मूल स्थान क्या है। तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के जो तिवारी जी हैं, इनके अनुसार जो नेग्रिटो जाति का मूल स्थान है वो है अफ्रीका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अफ्रीका। दूसरा प्रश्न है, यहाँ पे अफ्रीका के अपन टिक लगा देते हैं, अफ्रीका। दूसरा प्रश्न है, बौद्ध एवं जैन साहित्य मूलतः किस भाषा में लिखे गए। तो देखिए, बौद्ध एवं जैन साहित्य ये दोनों ही मूलतः पाली भाषा में लिखे गए। ठीक है, पाली भाषा में ये दोनों ही साहित्य लिखे गए थे। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा आदिकाल का जो समय निर्धारण है वो क्या है। तो हिंदी भाषा आदिकाल का जो समय निर्धारण है वो है 1000 ईस्वी। अगला प्रश्न है, नुक्तावली जो ध्वनियां हैं उसका आशय किस भाषा से हुआ या उनका आगमन किस भाषा से हुआ। तो वो हुआ था अरबी फारसी भाषा से। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रश्न स्वराज का प्रश्न है, ये किसका कथन है। तो ये महात्मा गांधी का कथन है। तो यहाँ पे हमारे सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट हैं वो डिस्कस हो गए हैं। अब बात करते हैं हम खंड बा, जिसमें थे लघु उत्तरीय प्रश्न। तो कौन कौन से लघु उत्तरीय प्रश्न आपके पिछले पेपर में आए थे, आइए जानते हैं। वैदिक संस्कृत भाषा के स्वर एवं व्यंजन का विवरण लिखिए। अथवा में था, पाली शब्द की उत्पत्ति पर प्रकाश डालिए। अगला प्रश्न था, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के मतानुसार हिंदी भाषा का वर्गीकरण लिखिए। अथवा में मालवीय बोली दक्षिणी राजस्थानी का सामान्य परिचय दीजिए। अगला प्रश्न था, हिंदी भाषा की रेखता शैली की विशेषताएं बताइए। अथवा में था, अखंड स्वनिम मात्रा का विवरण लिखिए। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये भारत की सभी यूनिवर्सिटी के लिए मान है, क्योंकि दोस्तों भाषा विज्ञान जो है वो सभी यूनिवर्सिटी में सेम रहता है। तो ये बात आपको दिमाग में रखनी है। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित जो तत्सम है, ठीक है, उनका प्रत्यय को 100 उदाहरण समझाइए या लिखिए। तो ये कुछ तत्सम थे, उनके प्रत्यय को अपन को 100 उदाहरण लिखना था। या इसके अथवा में बहुव्रीहि समास है और कर्मधारय समास है, इनमें अंतर बताना है। अंतिम प्रश्न था, कुपरिसर्ग की विवेचना कीजिए। या इसके अथवा में सर्वनाम की परिभाषा एवं भेद लिखिए। काफी सरल प्रश्न आए थे। इसके बाद था खंड 7, जिसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न थे, यानी कि 5 नंबर के प्रश्न थे, जिसमें प्राकृत भाषा के भेद का विवरण लिखिए। अथवा में पूर्वी हिंदी का विकास बताते हुए उसकी बोलियों का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न था, मानक हिंदी जो खड़ी बोली है उसका विकास एवं उसके रूपों पर प्रकाश डालिए। या इसके अथवा में अरबी फारसी के प्रत्यय की उत्पत्ति को 100 उदाहरण यानी कि उदाहरण सहित समझाइए। अगला प्रश्न था, कारक परसर्ग के यानी कि कारक चिन्हों की उत्पत्ति और विकास पर प्रकाश डालिए। या इसके अथवा में था, हिंदी क्रिया में कृदंत के प्रकार एवं व्याकरणगत विशेषताएं बताइए। 10वां प्रश्न था, राष्ट्र भाषा का विकास एवं राष्ट्रीय एकता में हिंदी भाषा का महत्व प्रतिपादित कीजिए। या इसके अथवा में श्रव्य दर्शक का माध्यम दूरदर्शन की हिंदी भाषा की विशेषताएं बताइए। अगला प्रश्न था, हिंदी भाषा शिक्षण के अंतर्गत संगणक यंत्र का सामान्य परिचय दीजिए। या इसके अथवा में देवनागरी लिपि की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर हमारे हिंदी भाषा जो भाषा विज्ञान एवं हिंदी भाषा का जो पेपर था, इसके सभी प्रश्न डिस्कस हो गए हैं। तो नमस्कार दोस्तों, एमए हिंदी साहित्य के एक और नए वीडियो में आपका सहृदय स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमए हिंदी साहित्य के 4th सेमेस्टर के जो कि प्रश्न पत्र है, जो कि जून 2025 में हुआ था, इसके पेपर के बारे में। विषय का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास और ये आपके पेपर 3 में आया था। तो इस पेपर के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पे कुछ नियमित परीक्षार्थियों के लिए निर्देश दिए गए हैं और यहाँ पे कुछ स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के लिए निर्देश दिए गए हैं। चलिए अपन प्रश्नों को जानते हैं। तो सबसे पहले इसमें कुल मिला के 3 खंड थे, खंड आ, बा और सा। तो खंड आ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न है,
तो इनको तो अपन डिस्कस हमेशा ही करते हैं, तो इस वीडियो में भी अपन करेंगे। तो सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला प्रश्न था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन भी दिए गए थे। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज गैरसन। जी हाँ दोस्तों, जॉर्ज गैरसन द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं। ये एक किताब है और हिंदी साहित्य का इतिहास की जो पहली सीढ़ी है। और गारसादा जो तासी हैं यहाँ पे, उन्होंने लिखा था इस्तबारदाला लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी, एक किताब है, उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास उस किताब में लिखा था। अगला प्रश्न है भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा। तो दोस्तों जो भक्ति काल है इसको हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है, वो कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल या स्वर्ण युग कहा है। अगला प्रश्न है पुनर्जागरण काल का एक अन्य नाम बताइए। तो दोस्तों जो पुनर्जागरण काल है ये इसका एक अन्य नाम क्या है, भारतेंदु युग, भारतेंदु काल। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से हिंदी की कौन सी काव्यधारा पर मार्क्सवाद का प्रभाव है। तो ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा आईएमपी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हिंदी की कौन सी काव्यधारा पर मार्क्सवाद का प्रभाव है, तो वो जो काव्यधारा है वो है प्रगतिवाद। अगला प्रश्न है पथ के साथी किस विधा की रचना है। तो पथ के साथी किन्होंने लिखा है, महादेवी वर्मा ने, और ये एक प्रकार का संस्मरण है। तो उनके जो पथ में जो साथी आते हैं उन पर इन्होंने एक प्रकार से रचना लिखी है और ये संस्मरण है। ठीक है, अच्छा मेरे सहयोगी लिखा है अमृतलाल बेहर ने, ये भी एक संस्मरण है और ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हम खंड बा की, जिसमें की है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो खंड बा लघु उत्तरीय प्रश्न। अब इन प्रश्नों को केवल हम पढ़ते हैं और कौन कौन से प्रश्न आते हैं ये आपको पढ़ना है और आइडिया लग जाएगा आपको कि प्रश्न कैसे आते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल की सामाजिक पृष्ठभूमि रेखांकित कीजिए अथवा साहित्य के इतिहास लेखन की क्या समस्याएं हैं। ये दोनों मतलब प्रश्न थे और इनमें से कोई एक करना था। अगला प्रश्न था ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी शाखा में साम्य वैषम्य चित्रित कीजिए, या इसके अथवा में था रीतिकाल के नामकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट प्रश्न था द्विवेदी युग को भाषा का परिमार्जन काल कहा जाता है, इसकी समीक्षा कीजिए, या इसके अथवा में आधुनिक काल के उपविभाजन को स्पष्ट कीजिए। हमारा नेक्स्ट प्रश्न था नई कविता के 2 प्रमुख कवियों और उनके रचना संग्रहों के नाम लिखिए अथवा विभिन्न कहानी आंदोलनों के नाम लिखिए। इसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न था वो था संस्मरण किसे कहते हैं, किन्हीं 4 संस्मरण लेखकों के नाम लिखिए, या और इसके अथवा में था आदिवासी विमर्श की जो अवधारणा है वो क्या है, ये इस बात को आपको समझाना था। तो यहाँ पे हमारा खंड बा समाप्त होता है। खंड सा यहीं से स्टार्ट हो गया है, जिसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहती है। तो पहला प्रश्न था हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का विवेचन कीजिए, और ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। और इसके अथवा में जो मतलब यहाँ पे जितने भी प्रश्न है वो मैंने सब पढ़ाए हैं आपको। ठीक है, इसके अथवा में जो था वो था आदिकाल की समय सीमा क्या है, आदिकाल की प्रमुख रचनाएं और उनके रचनाकारों के नाम लिखिए। नेक्स्ट प्रश्न था भक्ति आंदोलन के उदय के क्या कारण थे, भक्ति आंदोलन का महत्व बताइए, और इसके अथवा में है रीतिकाल की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए। नौवां प्रश्न, 9वें प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों से एक मतलब विनती करना चाहता हूं। यार आप लोगों के एग्जाम हो जाते हैं तो मैं चाहता हूं कि जिसके भी एग्जाम हो जाएं तो वो अपना जो क्वेश्चन पेपर है वो मेरे को सेंड जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, आपको कमेंट करना है, मैं एक टेलीग्राम चैनल बना दूंगा तो उस पर आप लोग सेंड कर सकते हो। यार उससे मेरी भी हेल्प हो जाती है क्योंकि मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और इससे आगे जो आने वाले आपके जूनियर स्टूडेंट हैं उनकी भी मदद हो जाएगी। ठीक है, 9वां प्रश्न है छायावाद का आरंभ कब हुआ था, छायावादी काव्य की विशेषताओं पर निबंधात्मक लेख लिखिए, या इसके अथवा में था हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए। 10वां प्रश्न है प्रयोगवाद का जनक किसे माना जाता है, प्रयोगवादी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों का जो वर्णन है वह कीजिए, और इसके अथवा में था हिंदी निबंध के उद्भव एवं विकास को समझाइए। 11वां एवं अंतिम प्रश्न था
आलोचना शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? हिंदी आलोचना का विकास क्रम समझाइए, या इसके अथवा में स्त्री विमर्श क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो पेपर 3 है, हिंदी साहित्य का इतिहास, चौथे सेमेस्टर का ये पेपर 3 समाप्त होता है। नमस्कार दोस्तों, एमए हिंदी साहित्य के एक और नए वीडियो में आपका सहृदय स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमए हिंदी साहित्य की चतुर्थ सेमेस्टर के जून 2025 के पेपर के बारे में, जो कि आपके पेपर 4 में है। ठीक है, पेपर 4 में जो विषय है वो है कथाकार प्रेमचंद। यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी है, एमए हिंदी साहित्य के तीसरे सेमेस्टर से वैकल्पिक का चुनाव होने लगता है। तो ये जो पेपर है वो ऑप्शनल है। ऑप्शनल में जिस भी बच्चे ने, जिस भी स्टूडेंट ने कथाकार प्रेमचंद को चुना होगा, तो उसके लिए ये जो पेपर प्रश्न पत्र है ये उसको देखना है, सभी को नहीं देखना है। बाकी आपने ऑप्शनल में किनको चुना है, जैसे कि तुलसीदास, सूरदास, ठीक है, इसी प्रकार से ऑप्शनल में बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। तो मुझे तो जो प्रेमचंद जी हैं वो बहुत अच्छे लगते थे, मैंने उन्हीं को चुना। तो आइए इस पेपर को अपन जान लेते हैं। यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं जो कि आप लोग ऑब्वियसली पढ़ सकते हैं। मेरी इंग्लिश ज्यादा अच्छी नहीं है। तो पहले था खंड आ, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे। आइए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को अपन डिस्कस कर लेते हैं। प्रेमचंद की अंतिम कहानी का नाम लिखिए। तो दोस्तों जो प्रेमचंद की अंतिम कहानी है वो है कफन। इसके बाद है अगला प्रश्न, मानसरोवर किस लेखक की कहानियों का संग्रह जो संकलन है? तो मानसरोवर जो कि कहानियों का संकलन है वो है प्रेमचंद की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। अगला प्रश्न है, सूरदास जो पात्र हैं वह किस उपन्यास के हैं? तो सूरदास जो पात्र हैं वो रंगभूमि उपन्यास के हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे कई और विकल्प भी दिए गए हैं। अगला है, पाजेब जो है कहानी है वह किस लेखक की प्रसिद्ध कहानी है? तो पाजेब कहानी को लिखा है जैनेन्द्र कुमार ने। नेक्स्ट प्रश्न है, समानांतर या समांतर कहानी के लेखक कौन है? तो दोस्तों समांतर कहानी के लेखक हैं कमलेश्वर। तो यहाँ पे हमारे पांचों विकल्प समाप्त होते हैं। इसके बाद था खंड बा, जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न थे। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहला प्रश्न है, यशपाल की कहानी कला पर टिप्पणी लिखिए, या इसके अथवा में उपन्यास को परिभाषित करते हुए उपन्यास की विशेषताएं लिखिए। अगला प्रश्न है, ईदगाह की कहानी का उद्देश्य लिखिए, और इसके अथवा में था भगवती चरण वर्मा के ऐतिहासिक उपन्यासों के नाम लिखिए। चौथा प्रश्न है, हिंदी पत्रकारिता के उद्भव और विकास पर टिप्पणी लिखिए, या इसके अथवा में उपन्यास और कहानी में अंतर स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतलाल जो नागर हैं उनके साहित्य की विशेषताएं लिखिए। अगला प्रश्न है, भगवती चरण वर्मा की जो भाषा शैली है, मतलब इसी के अथवा में था, उनकी भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि जैनेन्द्र कुमार एक मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं, या इसके अथवा में यशपाल की जो भाषा शैली है उस पर विचार व्यक्त कीजिए। इसके बाद हमारा खंडवा समाप्त होता है। खंड सा, जिसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो पहला प्रश्न था, रंगभूमि उपन्यास का उद्देश्य क्या है, लिखिए, या इसके अथवा में कर्मभूमि उपन्यास का उद्देश्य लिखिए। तो ये दोनों उपन्यास आपको पढ़ने हैं, रंगभूमि, कर्मभूमि। गोदान कवन तो आपने पहले ही मतलब पिछली कक्षाओं में पढ़ रखी है। अगला प्रश्न है, रंगभूमि के शिल्प वैशिष्ट पर प्रकाश डालिए, अथवा कर्मभूमि उपन्यास की समस्याओं पर प्रकाश डालिए। अगला प्रश्न है, रंगभूमि उपन्यास के आधार पर सूरदास का चरित्र चित्रण कीजिए, और इसके अथवा में प्रेमचंद युग की सामाजिक एवं धार्मिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो बैलों की कथा कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। इसके अथवा में है, कहानी के तत्वों के आधार पर जो पूस की रात कहानी है उसका चित्रण कीजिए। और हमारा अंतिम प्रश्न है, इसमें 3 प्रश्न दिए गए थे और 3 में से कोई एक प्रश्न आपको करना था। पहला प्रश्न था, कफन कहानी का मूल उद्देश्य क्या है, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इसके अथवा में था, रंगभूमि पूंजीवाद जनसंघर्ष बदलाव की महान गाथा है, समझाइए। और इसके अथवा में था, निम्नलिखित की सप्रसंग व्याख्या कीजिए, विवाह हुए 2 साल हो चुके थे। मतलब ये जो एक प्रकार से गद्यांश है, इसकी आपको व्याख्या करनी थी। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो प्रश्न पत्र है
ये समाप्त होता है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। बाकी मैं लाइक का ज्यादा बोलता नहीं हूँ। बाकी दोस्तों एक कृपा कर सकते हो, यदि आपका पेपर होता है तो आपको टेलीग्राम से, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है। अभी मैंने बनाया नहीं है, बाकी बना दूंगा बहुत जल्दी। तो वहां पे अपना जो पेपर है वो शेयर जरूर करना है। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय सिया राम, राधे राधे।